नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन बीएचयू। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करती हूं। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के 8th मॉड्यूल नेशन बिल्डिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट के 4th सब टॉपिक फेडरलिज्म चेंजिंग डायनेमिक्स, संघवाद बदलते गतिशील तत्व की चर्चा करेंगे। यह हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है, इसमें जो बदलती हुई परिस्थिति के साथ जो गत्यात्मकता आ रही है, उसी पर फोकस करता है। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस व्याख्यान को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम संघवाद की जो अवधारणा है, इससे परिचित होंगे। तत्पश्चात हम जो भारतीय संघवाद है, ये किस प्रकार से उभरी है और अलग अलग जो इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहे हैं, इसको समझेंगे। केंद्र राज्य संबंधों की क्या प्रवृत्ति रही है, इसको संक्षेप में समझते हुए, जिसमें संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है, इसको देखते हुए आगे हम किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं और बदलती हुई परिस्थिति के साथ संघवाद कैसे एक गुड गवर्नेंस के मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इस बारे में चर्चा करेंगे। जब हम भारतीय संघवाद की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संघवादी व्यवस्था में होता क्या है। संघवाद को अगर सिंपल तरीके से देखें, देयर इज ए 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट सेंट्रल लेवल, अनदर एट स्टेट लेवल। यहां 2 स्तरों पर सरकारें काम करती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। और हमारे यहाँ जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के तहत 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत हमने 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म में पंचायत सिस्टम और म्युनिसिपल सिस्टम को स्टेट के लिए अडॉप्ट किया है और पंचायत को गांव के लिए। तो यहाँ पावर्स को डिवाइड किया जाता है केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य, और ये सभी जो अपने अपने क्षेत्र में जो है ये पावरफुल है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और स्वतंत्र है। यानी राज्य केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और कुछ क्षेत्र में उसको ऑटोनॉमी मिली है, उसी तरह केंद्र भी कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। तो भारतीय जो संघवाद की व्यवस्था है, इसके संदर्भ में एक सरकारिया कमीशन आपकी 1983 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सेंटर स्टेट रिलेशंस में कैसे सुधार आ सके और हमारी व्यवस्था और अच्छे से कैसे काम करे, उन्होंने उसमें बहुत डिटेल में कई रिकमेंडेशंस दिए थे ताकि केंद्र राज्य के संबंधों में सुधार हो। तो उनका एक ऑब्जर्वेशन है, आपके कमीशन के रिपोर्ट में ये दिया गया है कि जो भारत में जो प्रांत है और आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, ये जो सिस्टम है, ये आपके मतलब पहले से ही चली आ रही है। साम्राज्य काल में, आपके गुप्त साम्राज्य के समय, मौर्य साम्राज्य के समय, एंशिएंट इंडियन पीरियड में, कुछ हद तक मिडिवल आपके सल्तनत और मुगल पीरियड में, और ब्रिटिश पीरियड में भी आप 1919 का मॉड्यूल देख लीजिए। 1919 में जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो भी डायरकी को परमिट करता है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे तो हमारा काफी कुछ सिस्टम जो है उस निर्भर भी कर रहा है। और उसके बाद 1950 के बाद से भी जिस मॉडल को हमने अडॉप्ट किया है, वो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे देश में प्लूरलिटी है, सबको मान्यता देना जरूरी था। 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होने से सब अपने अकॉर्डिंग रीजनल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से रन कर पाएंगे, अपने सिस्टम को, और साथ ही वो कोऑर्डिनेशन के साथ यूनिटी भी बनाए रखेंगे। तो आपके प्राचीन काल के अलग अलग बड़े साम्राज्यों से लेके, मौर्य काल से लेके, मुगल के समय से, हर जगह हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम था और यूनिट्स को जो थी, इकाइयों को काफी ऑटोनॉमी, स्वायत्तता मिली हुई थी। तो अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना एक विचार रखा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में, कि यद्यपि भारत एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन हमारी जो ये संघीय व्यवस्था है, ये राज्यों के बीच के किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है कि वो एक संघ को ज्वाइन किए। जैसे यूएस के मामले में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बाद जो वहां के यूनिट्स थे, जो कॉन्फेडरेशन की तरह काम कर रहे थे, इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम मिलकर 50 यूनिट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनके पास एक राइट है कि वो सिस्टम से निकल सकते हैं, लेकिन भारत में किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है
कि वो संघ से अलग हो सके। और हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 3 है, ये भी स्पष्ट रूप से ये बताता है कि संविधान कानून के द्वारा नया राज्य निर्मित कर सकता है, दो अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर या किसी विद्यमान राज्य के क्षेत्र में से काट के वो नया राज्य निर्मित कर सकता है। वो दो अलग अलग राज्यों को दो या अधिक राज्यों में तब्दील कर सकता है, दो अलग राज्यों को एक भी कर सकता है। ये सारी शक्तियां हमने संसद को दी है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो संघवादी व्यवस्था है, इसका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से ये विकसित हुआ। सब इसकी पृष्ठभूमि हम समझ के जा चुके हैं कि कैसे आपके एंशियंट इंडिया से लेके मिडिवल पीरियड में, मुगल के टाइम से लेके ब्रिटिश पीरियड में आपका 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दोनों ही आपके जो है फेडरल स्ट्रक्चर की तरह ही सिस्टम को अडॉप्ट किए थे। अब 1947 से 67 का जो हमारा पीरियड था, वो सेंट्रलाइज फेडरलिज्म का था, केंद्रीकृत संघवाद का, क्योंकि उस समय आपका वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था। केंद्र से लेके राज्य स्तर पर पूरी तरह से जो है आपकी कांग्रेस का ही एक छत्र शासन था। तो फिर वहां पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर किसी प्रकार का जो टसल है सेंटर और स्टेट को लेकर, ये इसकी संभावना भी बहुत कम थी, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी, एक ही पार्टी की राज्य में थी। उसके बाद टाइम आता है 1967 से 1990 का, जो कि कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म कहा जाता है, जो वो समय था जबकि आपके स्टेट लेवल पर कॉन्फ्रंटेशनल मतलब यहाँ पर एक तरह से संघर्ष मूलक जो संवाद जो है वो उभर कर आता है, क्योंकि स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी। आपके द्रविड़ मुनेत्र कजगम तमिलनाडु में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे थे, सीपीआई केरल में एक बहुत स्ट्रांगली एक मेजर पार्टी की तरह उभरे, इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी सीपीआई का इमरजेंस होता है, और कई अलग अलग रीजनल पार्टी अलग अलग क्षेत्र में अपना जो है सरकार एस्टैब्लिश कर पाए, स्टेट गवर्नमेंट वो फॉर्म किए। तो निश्चित रूप से उनका सेंट्रल की कांग्रेस लीडरशिप के साथ जो है एक कन्फ्रंटेशन होगा, और ये कन्फ्रंटेशन जो शुरू होता है, पहले हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से अपनी जर्नी जो स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आके जो है एक कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू होता है। फिर आपका 1990 से 2014 का टाइम है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एकदम स्ट्रॉन्ग टेन्योर है। इसको हम कोलिशनल फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो समय था जब गठबंधन की सरकारें निर्मित हुई और क्षेत्रीय दलों को मौका मिला कि वो आपके फेडरलाइज्ड पॉलिटी में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे, क्योंकि ये जो संघीकृत हमारा जनतंत्र था, जिसमें आपके क्षेत्रीय दल गठबंधन की सरकार के अंग बने। एक तो किसी भी दल को उस समय स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पूरा 1990 से अगर आप 2000 तक देख लीजिए तो 10 सालों में 9 सरकारें बनी, हैंग पार्लियामेंट थी, त्रिशंकु लोकसभा की सिचुएशन थी, कांग्रेस अपना वर्चस्व खो चुकी थी। ये पीरियड एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रिजिम की तरह उभरा जहां पर कि आपके जो रीजनल पार्टीज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, क्योंकि इससे पहले जो कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म था, क्योंकि 67 से देखे 1977 तक वो पीरियड बहुत ही टसल वाला पीरियड था, क्योंकि कांग्रेस की जो एक हेजिमोनी थी स्टेट्स में खत्म हो गई। उसके बाद इमरजेंसी का टाइम आता है तो 75 में सिचुएशन और चैलेंजिंग बन जाती है। जून 1975 के बाद 1977 में जब जनता पार्टी की रेजिम सेंटर में आती है तो लगता है कि हाँ कोलिशनल, पहला फर्स्ट कोलिशनल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर बना है, तो अब जो है अलग अलग राज्य के क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके अनुरूप व्यवस्था निर्मित होगी। उसके बाद लेकिन हुआ क्या कि 2.5 साल के बाद वो जनता पार्टी का जो रेजिम था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1980 में जाके फिर से आपकी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है पूरे स्ट्रॉन्ग हेजिमोनिक डोमिनेंस के साथ आती है, तो वहां फिर एक तरह से सेंट्रलाइज फेडरलिज्म की टेंडेंसी उभरी। लेकिन ये सेंट्रलाइज फेडरलिज्म में हम कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा देख सकते हैं कि आपके जो स्टेट्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से टकरा रहे थे, तो वो सेंट्रलाइज फेडरलिज्म जो है कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म में तब्दील हो गया। लेकिन 1990 के बाद जब आपके किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो अब ये रीजनल पार्टीज किंग मेकर बन गए, चाहे वो जयललिता हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, नवाज शरीफ हो, प्रकाश सिंह बादल हो। ऐसे रीजनल लीडर्स जो थे उनका एक वोट तय कर रहा था कि वो केंद्र की अल्पमत की सरकार बनी रहेगी
या वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जो टाइम था, इसने कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज को फ्लरिश नरिश होने का और क्षेत्रों को, इकाइयों को अपनी बात रखने का, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपके गठबंधन के अंतर्गत जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो सिस्टम के साथ जुड़ पाए। और उसके बाद का जो फेज आता है आपका, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच का टेन्योर है, ये आपका 2014 से हम देख सकते हैं, जहां पर फिर से आपका वन पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम, जो आपका शुरुआती सिस्टम था, वो एक तरह से रिटर्न हो गया है। यहां पर आपका फिर से बीजेपी विथ एनडीए अलायंस जो है वो आपका रिटर्निंग ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है, लेकिन यहां पर गठबंधन के साथ है। फर्क यहां है, उस समय कांग्रेस का पूरा एक छत्र शासन था, अब ये गठबंधन के साथ है, इसलिए इसमें कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी है। और नए तरह से इक्वेशंस उभर कर आ रहे हैं, जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर में इस चीज को अब सरकार भी समझ चुकी है कि अगर हम गठबंधन में अलग अलग राज्य सरकारों के जो अलग अलग क्षेत्रीय जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स है उसके साथ मिलकर अगर सिस्टम को रन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो उसमें जो है उनको कोई भी बिल विधेयक को पारित करने में संसद में मदद मिलेगी, जनता का सपोर्ट भी बना रहेगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 90s के डिकेड में कि सरकारें कमजोर हो जा रही थी, वो स्टेबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट की, वो स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि आपके जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं, इसमें किस प्रकार के जो बदलाव आए हैं धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात है जो संविधान में क्या प्रावधान है और आज की बदलती हुई परिस्थिति के साथ इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं। भारत में जो आपका जो एक टेंडेंसी रही है ना कि सेंट्रलाइजेशन की, इसकी क्यों टेंडेंसी रही है, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय की तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी ना कि हमें एक स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत थी। अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती तो आपके सोचिए इतने देशी रियासतों को कौन यूनाइट करता। उस समय तो सेसेशनलिस्ट मूवमेंट, कहीं खालिस्तान बनता, कहीं इस तरह की जो सिचुएशन हो जा रही थी, तो इस वजह से जरूरी था कि हम एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएं। दूसरी जो उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय हमारे देश के जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते थे, देखिए 2 प्रकार के फोर्सेस होते हैं जो कि आपके फेडरल स्ट्रक्चर को शेप प्रोवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्सेस, यानी केंद्र अभिमुख बल, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी केंद्र अभिसारी बल। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्सेस की बात करते हैं, यानी जो अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग राज्य जो है केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए काम करती है। जो शुरुआत का समय था वो आपका स्ट्रॉन्ग सेंट्रीपिटल फोर्सेस का था, क्योंकि सबको लग रहा था स्वतंत्रता होने के बाद हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो जिस दल पर हमारा विश्वास है, जिसने भारत में एक तरह से आजादी लाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमें उसी को जो है गवर्नमेंट का जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। तो उस समय नेचुरल था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आराम से बन सकती थी। इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण जो है ऑस्टिन ने अपनी बुक वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, आप सभी उसको जरूर से पढ़िएगा। इसके बाद जो 70s तक आते आते, क्योंकि ये जो टाइम था ये आपका फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज का था, धीरे धीरे लोग अवेयर हुए कि हाँ हमें अपना वोटिंग राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपका जब सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज वाला टाइम आ जाता है 70s 80s तक आते आते, जब साइलेंट रिवोल्यूशन का टाइम होता है, जिसको क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ड कहते हैं कि रिवाइव करते हैं आपके जो SC ST OBC दलित कम्युनिटीज, वो अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये टाइम था जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी केंद्र अभिसारी, केंद्र से हटने वाले जो बल है, यानी केंद्र को मजबूत नहीं करना है, छोटे छोटे इकाइयों को मजबूत करना है, वो फिर स्ट्रांगली इमर्ज होते हैं। और वो स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह वो कहते हैं कि भाई हमारे रीजनल गवर्नमेंट्स को भी स्ट्रांग बनना है, हमें और ऑटोनॉमी चाहिए, हमें और इकोनॉमिक पैकेजेस चाहिए, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, हमारे पास सारे रिसोर्सेस होने चाहिए। तो फिर वो एक बार्गेनिंग पॉलिटिक्स शुरू होता है, एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म का दौर आता है। और तीसरा जो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में संघीय व्यवस्था के सेंट्रलाइज होने का, जो शुरुआत में कांग्रेस जो सत्ता संभालती है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग में भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो संविधान के भी अगर पूरे प्रावधान को देखिए तो वी आर क्वासी फेडरल, जो केसी वेयर कहते हैं कि हम अर्ध संघीय व्यवस्था है, हमारे जो है आत्मा जो है वो संघीय व्यवस्था है,
और उसके साथ ही उसमें कहीं ना कहीं एकात्मक तत्व भी निहित है, तो दोनों को मिक्स किया गया है। आपकी सामान्य सिचुएशन में हम संघीय है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में हम जो है यूनिटरी एकात्मक व्यवस्था के पॉलिसीज को भी अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह से ये जर्नी शुरू होती है सेंटर स्टेट रिलेशन की। तो संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान में प्रावधानों को भी इस प्रकार से रखा गया था जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बन सके। तो स्वतंत्रता के बाद एक तो सबसे पहला हमने विभाजन का दंश झेला था, तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि सारे जो देशी रियासतें थे उनको इंटीग्रेट करना था। एक सुचारू रूप से हमें आर्थिक नीति की भी आवश्यकता थी, जो एक प्रॉपर आर्थिक योजना हो जिससे कि हमारे देश की गरीबी, पिछड़ापन, इन चीजों को दूर किया जा सके। खाद्य की सुरक्षा थी, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना हमारी केंद्र सरकार के लिए एक मजबूरी बन गई। और इसीलिए ये स्पष्ट रूप से संविधान में भी बताया गया कि इंडिया दैट इज भारत इज एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का संघ है। और फॉर्मल एक डिवीजन किया गया व्यवस्थापिका की शक्तियों को, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को और फाइनेंशियल पावर को, और इनको सेंटर और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स राज्यों के बीच में बांटा गया। आपके विधायी शक्ति, प्रशासनिक और शक्ति और वित्तीय शक्ति को। और इस प्रकार 3 लिस्ट तैयार किए गए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में संघ सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार, और कॉन्करेंट समवर्ती सूची में जो है केंद्र राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। और जहां पर उनके बीच में टकराव होगा तो केंद्र का निर्णय जो है वो प्रभावी होगा। और कहीं ना कहीं इस संविधान सभा में भी इस बात को अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत को जो ये राज्यों में बांटा गया है, ये प्रशासन की सुविधा के लिए बांटा गया है, तो प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे, ये बहुत ही आवश्यक तत्व था। इस फ्लोचार्ट से आप समझ सकते हैं कैसे नेशनल पावर में नेशनल इंपॉर्टेंट की चीजें जैसे डिफेंस करेंसी को रखा गया, स्टेट पावर में आपके लोकल जो पब्लिक सेफ्टी है, आपका एजुकेशन, इन को रखा गया। और आपके जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो इश्यूज को रखा गया, जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपके चार्टर बैंकिंग है, लॉ एनफोर्समेंट को रखा गया। जब हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं, 249 जो है वो आपके पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है, और 249 जो है राज्य सभा को भी ये शक्ति देता है कि वो जो है लॉ बनाकर स्टेट लिस्ट के किसी इशू पर जो है कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद को दे सकती है। इसी प्रकार आर्टिकल 250 जो है ये आपको संसद को ये शक्ति देता है कि स्टेट लिस्ट के किसी इशू पर अगर इमरजेंसी का टाइम है तो वो कानून बना सकता है। 252 के भी प्रोविजन इसी प्रकार के हैं। इसी तरह कुछ बिल जो है जो कि आपके हाई कोर्ट के पोजीशन को मुश्किल में कर सकते हैं, या कुछ वाटर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड वाटर पर टैक्स लगाना है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी जो कि इंटर स्टेट रिवर, जो रिवर 2 राज्यों से होकर गुजरती है, उन पर उनसे जो विद्युत जल विद्युत जनरेट हो रही है उस पर टैक्स इंपोज करना है, जो आर्टिकल 288 है। ऐसे विषय जिस पर कि किसी एक राज्य का कुछ उनका जो संपत्ति है उसको अधिग्रहित करनी है, या हाई कोर्ट की पोजीशन, तो इन मामलों को जो है गवर्नर रिजर्व रखेगा आपके प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो वो आप देखिए जो विधायी शक्तियां हैं वो किसकी तरफ झुकाव है, केंद्र सरकार के निर्णय पर या आपके संसद के निर्णय की तरफ उनका झुकाव है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आपका 256 जो है वो एक तरह से स्पष्ट करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट के पास है कि वो ऐसे करेगा जिससे कि संविधान जो कानून बनाए हैं और जो विद्यमान कानून है उसमें कोई टसल ना हो। इसी प्रकार आपका 257 जो है ये भी यूनियन को पावर देता है कि वो स्टेट को आवश्यकता पड़ने पर जो है डायरेक्टिव्स जारी कर सकता है। आर्टिकल 356 सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि राज्य जो है बार बार डिमांड करती है कि आर्टिकल 356 का मनमाने तरीके से प्रयोग केंद्र सरकार करती है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। राज्यपाल ने अगर इस तत्संबंधी एक प्रस्ताव दिया तो केंद्र सरकार उन पर जो राष्ट्रपति शासन लागू करती है, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का अनुचित हस्तक्षेप है राज्य की व्यवस्था पर। ये जो सिस्टम अगर नहीं होगा तो सपोज करिए जहां प्रॉब्लम है वहां क्या होगा। और निश्चित रूप से कई सारे कोर्ट के डिसीजन में भी आए हैं, यहां तक कि बिहार में इसको 256 टाइम इसको इंप्लीमेंट किया गया था, जिसको लेकर जो है कई बार हाईकोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि
या लास्ट रिसोर्ट के रूप में 356 का यूज होना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 312 भी राज्य सभा को एम्पावर करता है कि वो एक नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को दे सकता है। इसी तरह 355 भी जो है वो यूनियन इस तरह से कि यूनियन का ये ड्यूटी होता है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे, कोई इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है कि नहीं स्टेट्स में, तो उसमें प्रोटेक्शन वाला काम जो है यूनियन को दिया गया। तो प्रशासनिक शक्तियां भी जो है केंद्र की तरफ झुकी हुई है। अब अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो यहां पर भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है टैक्स का, तो कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनमें की ड्यूटीज जो है वो यूनियन लगाता है और उसको कलेक्ट और उसको जो वितरित करने का काम है राज्य करता है। 269 में जो है टैक्स लगाए और कलेक्ट यूनियन द्वारा किए जाते हैं और उनको राज्य को प्रदान किए जाते हैं। 270 जो है टैक्स लगाए और कलेक्ट यूनियन द्वारा किए जाते हैं और वो केंद्र और राज्य दोनों में बांटे जाते हैं। और 272 में टैक्स लगाए और कलेक्ट यूनियन द्वारा किए जाते हैं और वो केंद्र और राज्य द्वारा दोनों भी उसको यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है पार्लियामेंट जो है आवश्यक कानून निर्मित करेगा। 275 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि संघ को यह शक्ति देता है कि वो कुछ विशेष राज्य को अनुदान प्रदान कर सकता है संसद की कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा, और इसके लिए जो है कानून में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो संविधान शुरू होने के 2 सालों के भीतर और उसके एक्सपायरी के जो सिस्टम डेवलप करेंगे 5 वर्षों के भीतर ही एक वित्त आयोग निर्मित करे और वो समय समय पर किस प्रकार से कर लगाना है, करों से प्राप्त राशि का किस प्रकार से वितरण करना है, तत्संबंधी नियम, ताकि केंद्र और राज्य दोनों जो है एक सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था का संचालन कर सके, उसके लिए वो नियम बनाए। फिर आर्टिकल 282 जो है ये भी आपका जो यूनियन या फिर स्टेट जो है वो कोई ग्रांट है पब्लिक पर्पस के लिए जो है वो सबके कॉन्टेक्स्ट में जो है उसकी कॉम्पिटेंसीज डिसाइड करने का पावर जो है वो देता है। तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं यहाँ एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो कोई भी ग्रांट है पब्लिक पर्पस के लिए है और अगर अपनी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंतर्गत वो नहीं कर पाया है तो ये प्रोविजन केंद्र सरकार 282 के अंतर्गत कर सकता है। तो स्टेट भी कहीं ना कहीं केंद्र की ओर देख रहा है हर योजना के लिए, और यही जो है हम देखते हैं कि ज्यादातर प्रावधान जो है केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इस फ्लोचार्ट के माध्यम से आप इस सारे जो उसकी क्रक्स है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे ये सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग जो है वो कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है हमारे सिस्टम स्मूथली सारे जो रन कर सके और केंद्र और राज्य जो है एक कोऑपरेशन के साथ अपना सिस्टम को आगे बढ़ाए, इसकी कोशिश की गई है अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से। तो जब हम इसको समअप करते हैं तो पाते हैं कि जो आपके विधायी मामलों में जो है केंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आपके प्रशासनिक मामलों में भी वही स्थिति है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के निर्माण के बाद जो है सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और आपका जो रोल जो वित्त आयोग को दिया गया था वो कम होता जा रहा है। अब सब कुछ नीति आयोग तय कर रही है कि किस प्रकार से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच होगी। तो कहीं ना कहीं भारत की जो ये संघीय व्यवस्था है और इसके संवैधानिक अगर हम ढांचा को देखें तो ये केंद्र की तरफ झुका हुआ है। राज्य की जो ऑटोनॉमी की मांग है वो जायज है और राज्य का कई जगह जो है राज्य के इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो रन नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम से उनको अगर वो धनराशि ना मिल भी जाए तो बीच में अगर मिडिल मैन है क्या वो एक्चुअली जो नीडी ग्रुप है उस तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो आज जो अभी स्थिति है हम एक डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म में है 2014 ऑनवर्ड्स एक वर्चस्ववादी दल की संघीय व्यवस्था है और इसमें भी उसी प्रकार से प्लान्ड वे से पूरे सिस्टम को रन करने की कोशिश की जा रही है। और कोविड-19 का जो पेंडेमिक था उसके बाद तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये अब हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि संघीय व्यवस्था को जो है मुखर रूप से काम करना होगा ताकि प्रभावी रूप से हमारी शासन व्यवस्था चले और देश के हर एक भाग का समुचित रूप से विकास हो। तो संघीय व्यवस्था भी इसी रूप में अपने बदलती हुई परिस्थिति के साथ अपनी गत्यात्मकता को अपना रही है। इसमें आपके लिए प्रश्न है कि आप भारतीय संघवाद की जो बदलती हुई जो ये आपका जो प्रकृति है और धीरे धीरे कैसे इसका उद्विकास हुआ है इसका परीक्षण करिएगा
और जो विचारणीय प्रश्न है इसमें आपको बताना होगा कि भारतीय संघवाद कैसे एक यूनिक मॉडल है और इसके कौन कौन से आवश्यक लक्षण है जो इसको यूनिक बनाता है। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है, ये कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनका आपको जरूर से अध्ययन करना चाहिए।